पाकिस्तान से काफी लोग पीड़ित थे। हम्म। तो थी कि सरकार कोई ऐसी आवे कि जो पाकिस्तान से निपट ले। क्यों? रावण कितना बुद्धिमान था, विद्वान था, उसके बाद भी वो राम को समझ नहीं पाया। देश की जनता के फैसले के बाद चाइना इस बात पर इत्मीनान कर लेगा कि हमें भारत से टकराना चाहिए या हमें फल खाने वाला चम्मच जो होता है उसको भारत में बना सकते हैं। 60 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं। फोन असेंबल किया जा सकता है, फोन के पार्ट बनाए जा सकते हैं। भारत के पास दिमाग की कमी तो है नहीं, क्योंकि आज जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, या पहले जो भारत के युवाओं में दिमाग नहीं होता तो इतने ऊंचे पद पर तो होते नहीं। कि अटल जी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमने ये स्पष्ट बता दिया था कि सत्ता जो है अटल जी के पास नहीं आएगी। 4 की बात कर रहे हैं आप? 4 की। भ्रष्टाचार को रोक दिया गया है इन दावों पर। पंडित अनिल शुक्ला जी हमारे साथ हैं, गोंडा जिले के हैं, प्रख्यात है गोंडा जिला गंदगी के मामले में, लेकिन अब वहां से प्रवास करके लखनऊ में रहते हैं, पत्रकार फोरम में रहते हैं। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है इनसे, वो एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते हम पर जो आरोप लगते हैं, पत्रकारिता जगत में जो गोदी मीडिया का एक पूरा का पूरा समझ लीजिए अवधारणा अवतरित हो गई है ये गोदी मीडिया नाम से, और विपक्ष के पास जब कोई भी बातचीत करने का सही विकल्प नहीं होता है तो हमें सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है, वो होता है गोदी मीडिया। पक्ष के पास जब हमारे सवालों का जवाब देने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है तो पक्ष हमें कहता है कि आप उस पक्ष से आए हैं, यानी कि विपक्ष से आए हैं। हम इन सारे परिमापनों पर अपने आप को, इन कसौटियों पर अपने आप को कैसे साबित कर पाए? बाबूजी, आप स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं, इसलिए हैं भी, तो इसलिए आपसे जानना जरूरी समझ रहा हूं मैं। देखिए, पत्रकारिता जगत में पत्रकार जो है वो समाज का एक स्तंभ है। अब अपवाद तो हर क्षेत्र में होते हैं, हम अगर उनको माइनस कर दें तो हम ये देखें कि पत्रकारिता जगत की वजह से, अभी मैं एक खबर टाइप कर रहा था तो मैं कई देशों से जुड़ा हूँ, यहाँ के रहने वालों से, तो वो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि लखनऊ की खबरें हमें भेजिए। हम भी पढ़ते हैं, तो आरोप तो लगाने को आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, क्योंकि आरोप लगाने में और साबित करने में जमीन आसमान का अंतर है। कि हम लिखते हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगा कि हम सापा को क्यों नहीं लिखते। तो जब हमको कोई बुलाएगा, अगर हमें सापा बुलावे तो हम सापा के पास जाएंगे, अगर हमें बासापा बुलावे तो हम बासापा के पास जाएंगे। हमको भाजपा बुलाती है, सम्मान देती है, हम उसके मंच पर जाते हैं, हम उसकी वाणी या उसके कार्यक्रम को हम लिखते हैं। लेकिन अगर आप बुलाएंगे नहीं, हमें मान लेंगे कि मैं केवल भाजपा के लिए लिख रहा हूं, तो ये आपकी सोच हो सकती है। मैं भाजपा का हूं और लिखता स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हूं। तो अगर आप मुझे बुलाएंगे, अगर मैं आपकी खबर न लिखूं, तब तो आप ये कह सकते हैं कि मैं पक्ष ले रहा हूं। ये गोंडा जिला जो है आपका, अभी भी वहां से आपके रिश्ते तो होंगे ही, जहां व्यक्ति रहता है वहां से रिश्ते तो रहते ही हैं। देखिए, गोंडा में हमारा जन्म हुआ और हम विदेशों में गए हैं, तो लोग हमसे गोंडा के बारे में पूछते हैं। मैं 9th क्लास तक गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, और उस समय वहाँ पर ईश्वर शरण साहब और त्रिवेणी प्रसाद 2 MLA हुआ करते थे। मैं 9th क्लास में था, लेकिन हमारा संपर्क विधायक से था। इसके मतलब कि हम पहले से सोशल रहे। गोंडा जिला बहुत अच्छा जिला है। क्या लगता है गोंडा का उत्थान आज तक, जब गोंडा को आज सबसे गंदे शहर के रूप में जाना जाता है, क्या कारण हो सकते हैं? सामंतवादिता है या और सारी चीजें हैं? किस मामले में? देखिए, आज से कुछ दिन पूर्व जब हम गोंडा जाते थे तो हमारे समझ से 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ,
तो हम खुद इस बात से परेशान हो जाते थे कि यहाँ के विधायक सांसद सड़क नहीं बनवाते, कितने हमें झटके लेने पड़ते हैं। लेकिन सुधार हुआ और अब सड़कें बन गई। गोंडा में जो एमएलए एमपी हुए, जहां तक हमारी जानकारी है कि राजा साहब हो गए, राजा साहब हो गए, बाहुबली जी हो गए। तो अब ये जैसे ये लोग हो गए, तो ये लोग अपने चैम्बर, अपने घर, अपने राज दरबार से तो निकल करके बाहर इधर उधर जाते नहीं हैं। तो जब बाहर जाएंगे नहीं और सड़कें देखेंगे नहीं, गंदगी देखेंगे नहीं, तो इसको उत्थान करने के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो केवल उनके पास बैठ करके केवल फोटो खिंचा करके, और समाज में ये आज की जो रीत बन गई है कि कार्यकर्ता फोटो खिंचा करके चैनल पर डाल करके अपनी लोकप्रियता चाहता है। लोकप्रियता सब चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, देश के विपक्ष के नेता भी चाहते हैं। अब इस 24 में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है भारत का पूरे, क्योंकि आप स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं, इसलिए स्वतंत्रता के साथ हमें यह बताने की कृपा करें हमारे दर्शकों को कि क्या बीजेपी जितने वादे कर रही है वो चरितार्थ हैं, जमीन पर वो लोगों को दिख रहे हैं, या जो विपक्ष दावा कर रहा है कि हम आने के बाद ये करेंगे, वो क्या कर सकता है या संभव है? देखिए, जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस थी, जनता दल थी, क्रांति दल थी, जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक तरफा सत्ता दी, और उसका कारण केवल ये था, जो हमारी समझ में आया, कि पाकिस्तान से काफी लोग पीड़ित थे। तो हमारे देश की जनता ये चाहती थी कि सरकार कोई ऐसी आवे कि जो पाकिस्तान से निपट ले, क्योंकि जब देखिए, जब कर्फ्यू, जब देखिए तो ब्लैकआउट पहले हुआ करते थे, चीन को समझ ले। कांग्रेस ने काफी समय तक शासन किया। और जी एक मिनट, चीन को अभी भारत समझ पा रहा है? देखिए, जो बाहुबली होता है, तो रावण कितना बुद्धिमान था, विद्वान था, उसके बाद भी वो राम को समझ नहीं पाया, क्योंकि राम के हाथ से रावण की अंतिम विदाई लिखी थी, इसीलिए मां ने अपने लड़के को वनवास दे दिया। तो भारत के हाथों चाइना की अंतिम विदाई लिखी हुई है? हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता सम्राट के रूप में भी विख्यात हूं जी, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि विदाई लिखी हुई है। लेकिन चाइना को इस बात का समझ आ जाएगा 24 के बाद, इस चुनाव के परिणाम के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या स्थिति होगी। देश की जनता के फैसले के बाद चाइना इस बात पर इत्मीनान कर लेगा कि हमें भारत से टकराना चाहिए, या हमें सब्र करके, संतोष करके समय पास करना चाहिए। श्रीमान जी, अब ये बताइए, जैसे हम चाइना से इतने सक्षम, भारत है इतना सक्षम है कि फल खाने वाला चम्मच जो होता है उसको भारत में बना सकते हैं। 60 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हैं। फोन असेंबल किया जा सकता है, फोन के पार्ट बनाए जा सकते हैं। भारत के पास दिमाग की कमी तो है नहीं, क्योंकि अगर दिमाग की कमी होती तो अमेरिका की एजेंसियों के पास भारत के 40% लोग तो होते नहीं। मैं नासा की बात कर रहा हूँ। और अगर इतना ही दिमाग नहीं होता भारत के पास, तो आज जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, या पहले जो उसके ट्विटर के सीईओ थे, ये सारे लोग भारतीय ही थे। अगर भारत के युवाओं में दिमाग नहीं होता तो इतने इतने ऊंचे पद पर तो होते नहीं। दिमाग है, उनकी प्रतिभा को निखारा नहीं जा रहा है। क्या लगता है आपको, चाइना से जो इतना बड़ा निवेश भारत कर रहा है, इतना बड़ा व्यापार कर रहा है, ये कब तक बंद किया जा सकता है, और हम अपने ऊपर कब तक आश्रित हो सकते हैं, तब हम चाइना से युद्ध कर पाए? देखिए, हमारे क्योंकि मुझे जहां तक लगता है बाबूजी, युद्ध तभी संभव है
जब हम उनसे व्यापार तोड़ दें? देखिए, युद्ध तो अंतिम पायदान है कि युद्ध तभी करना चाहिए जब हम ये जान लें कि अब ये मान नहीं रहा है और समय आ गया। क्योंकि मनुष्य की जो विवेक है, उस विवेक से ये स्टडी किया जा सकता है कि हमें अब क्या करना है। तो हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जो वर्तमान रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और मैं उनसे लखनऊ से ही लोकसभा लड़ रहे हैं। लखनऊ से ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनको जब हैदरगढ़ से वो चुनाव लड़े थे तब से मैं जानता हूँ उनको, और उनके स्पीचेस सुनता हूँ, लिखता हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है कि जो पहले था। अब हमारे पास इतनी बड़ी हम ताकत बन चुके हैं कि दुनिया के अनेक देश हमारी ओर देख रहे हैं कि हमारी क्या क्या स्टेप होगा। अमेरिका बराबर जो है, जब रसा में मोदी जी ने सपोर्ट नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, तो अमेरिका डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। अखबारों में आजकल आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। और रूस जो है ये कह रहा है कि अमेरिका भारत के चुनाव में अंदरूनी दखल दे रहा है। तो इसके मतलब हम कोई ताकत, भारत कोई ताकत है, भारत की जनता जिसको चुनेगी वो शासन करेगा। तो जब भारत की जनता निर्णय देने वाली है, और अगर उसने निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, तो निश्चित है कि मोदी जी पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे, भारत की जनता पार्टी की सरकार रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर इन केस जैसा कि राहुल जी इधर उधर दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आएगा, तो जनता ये सोच रही है कि इंडिया गठबंधन तो बन गया कि हम सरकार को, मोदी जी को हटा देंगे, मोदी जी जो है ठीक आदमी नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि विपक्ष को, दुश्मन को आदमी ठीक नहीं कहता है। संयोग क्या लिखा हुआ है ये कोई पढ़ नहीं पाता है। सारे ज्योतिषियों ने हिंदुस्तान के कहा था कि अटल जी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमने ये स्पष्ट बता दिया था कि सत्ता जो है अटल जी के पास नहीं आएगी। 4 की बात कर रहे हैं आप? 4 की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी बात सही हो गई। मेरा इंटरव्यू HL दुसाद साहब ने लिया था, दिल्ली के पत्रकार थे, तो वो बात सही हो गई। तो मुझे भविष्य वक्ता सम्राट के रूप में उफात से ऑल इंडिया ब्राह्मण सनातन समाज ने सम्मानित किया। तो आपकी क्या लगता है कि मोदी जी 400 पार? देखिए, 400 पार की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार मोदी जी बनाएंगे। बाबूजी, जो भाजपा के ये सारे दावे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार को रोक दिया गया है, इन दावों पर अंकुश लगाने की जरूरत है या सचमुच ऐसा हुआ है? देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं है, आदमी की नियत का है। और जब तक आदमी स्वयं में अपने नियत से अपने को ठीक नहीं करेगा, तब तक रामराज आ पाना संभव नहीं है। हर आदमी अधिकार चाहता है, हमें ये मिलना चाहिए। हम आपके जिले गोंडा में थे, और जो गोंडा के बाहुबली जी हैं उन्हीं के क्षेत्र में थे, कवर करने पहुंचे थे। एक भैया मिले, कट्टर भाजपाई थे। उन्होंने हमसे कहा कि कॉलोनी के लिए पैसा आया था 1,20,000 प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री की योजना के माध्यम से। उसमें से मुझे 30,000 नहीं मिले। मैंने पूछा 90,000 मिले आपको? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने हमें बताया कि उसमें से 10,000 सेक्रेटरी, 10,000 प्रधान और 10,000 वहां का भाजपा का नेता खा गया, उनको कॉलोनी दिलवाने के बहाने। कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो उज्ज्वला योजना का गुणगान गाया जा रहा है, इसमें हमसे 2-2 हजार रुपए घूस लिए गए। हम ग्राउंड पे समीक्षा करने जाते हैं तो कट्टर भाजपाई लोग जो कहते हैं कि हम भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, वो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको? देखिए, जो बात आपने कही कि कार्यालय स्तर पर अभी, एक सेकंड हम आपका लेंगे कि मोदी जी कहीं गए थे, हमें स्थान नहीं याद है, तो उसको मकान मिला था, तो उससे उन्होंने पूछा कि कहीं तुमको पैसा तो नहीं देना पड़ा, कहीं कुछ तो नहीं हुआ, तो उसने कहा नहीं मिला। लेकिन ये शिकायतें मिलती हैं कि मकान देने में, मकान रिजर्व करने में, और गरीब लोगों को जो मकान मिलते हैं उनमें जो मैं कर्मचारियों का ऑल इंडिया का संरक्षक सिविल कोड कर रहा हूँ, तो और प्रदेश में अमूल्य निधि से सम्मानित हूँ मैं संगठन से, तो लेकिन कर्मचारी लोग जो है वो मतलब जो अगर अपने में थोड़ा कंट्रोल कर लें, हम ये नहीं कहते कि आप अपना पेट न पालें, और वेतन आपको मिलता ही है, पेट पालने के लिए ही वेतन दिया जाता है, आप पाल सकते हैं। लेकिन जैसे मकान लेना है, अब अगर कोई आदमी 2,000 रुपये या 5,000 रुपये दे करके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा, और उसके बाद जब मकान मिलेगा तो उसे 50,000 रुपये देना पड़ेगा, जैसा कि हम सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है। हमारे पास कोई मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं, जब हमसे कोई कहता है कि भाई कहिए तो मैं कंप्लेंट इसकी करूं, तो वो कहते हैं नहीं, हम गरीब आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, हम इसमें फंसना नहीं चाहते। तो हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने कर्मचारियों से, अपने जो देश की सरकार गरीबों के लिए कर रही है, उनकी कुछ मामले तो छोड़ने चाहिए। जैसे डायन भी 2 घर बरा देती है, ये कहावत है कि डायन भी 2 घर बरा देती है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि रूटीन वे में उन्हें ऐसे लोगों से, जो गरीब लोग हैं जिनको मकान मिल रहा है, उन सब मामलों में वो अपने को नियंत्रित करें। और ये वक्त आ रहा है कि उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। काफी कुछ हमारी देश की सरकार ने नियंत्रित किया है। आने वाले समय में जब सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा और हमारे देश में सारे लोग कंप्यूटर नोइंग हो जाएंगे, जिस वक्त देश हमारा 47 तक विकसित हो जाएगा और लोग पढ़े लिखे सब आ जाएंगे, हम लोग जैसे जो लोग, बहुत लोग कंप्यूटर नहीं जानते हैं, धीरे धीरे उनका यहाँ से विदाई हो जाएगी पृथ्वी से, और जो नए लोग आ जाएंगे उस वक्त भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो वाऊ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा और तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है? देखिए, काम तो किया है, जिस स्तर का दावा कर रही है उस स्तर। देखिए, अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल में 70 साल के सरकार से तुलना करना समीचीन नहीं है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने किया है 21 करोड़ गरीबों को, जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी ये बताया है, क्योंकि हम वहाँ स्टडी करने तो गए नहीं, तो एज ए पत्रकार हमने उनकी स्पीच सुनी और लिखा भी है कि 21 करोड़ देशवासियों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये बहुत बड़ी चीज है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, और उस वक्त भी हम थे। हमने सारी सरकारें देखी हैं, अंग्रेज सरकार छोड़ के, क्योंकि उसके बाद हमारा जन्म हुआ। मैंने सारी सरकारों को देखा है, और किसी भी रूप में मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि देश की भारतीय जनता पार्टी जिस कदम पर आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में वो इस देश को विकसित भारत बना के रहेगी, लोगों को रोजगार देगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को रोजगार नहीं देगी। हमारे नीरज सिंह जी जो युवा के, नहीं, नोएडा के तो विधायक है उनमें, नीरज सिंह जी यहाँ राजनाथ जी के लड़के हैं, उन्होंने 2-3 मेला लगाया है और उसमें रोजगार देने के लिए किया है। हालांकि हमारी स्वयं की मतलब जो है लड़की को पूरी तरीके से
अभी ये क्षेत्र में फील्ड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो कंप्यूटर नोइंग बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार का मुद्दा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा स्टार्टअप के मुद्दे की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि जो देश स्टार्टअप करेगा वो देश मेरे ख्याल से ज्यादा विकसित होगा। चाइना ने 1990 के बाद से सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप पे ध्यान दिया, और आज चाइना के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, जबकि हम आजाद साथ में हुए थे। चाइना के मुकाबले हम आज भी व्यापार के मामले में बहुत पीछे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो भारत का मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि आज के युवाओं की आवश्यकताएं, ये फोन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लैपटॉप है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, कपड़े हैं, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, चम्मच खाने के लिए, पत्तल में खाने के लिए लोगों के काम नहीं चल रहा है इन सब के बिना, और सब चाइना हमें बेच रहा है। देखिए, चाइना के काफी सामान कम हो गए। जो बीच में अभी एक विवाद हुआ था आत्मनिर्भर भारत की, जो मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम अपने यहाँ के बने सामानों का प्रयोग करें, तो ये वही बात आ जाती है कि भ्रष्टाचार जैसे खत्म करने पर हमें अपने समाज दिमाग को, अपने आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसी तरीके से जो चाइनीज सामान प्रयोग करने का मामला है कि हम लोग स्वयं भी वो चाइनीज की झालर आती थी तो दिवाली में लगा करके देखते थे कि काफी चमकती है, और हमारे देश की झालर चमकती नहीं है। तो जिस दिन वो चमक हम पकड़ लेंगे, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे लड़के कार्य कर रहे हैं, और उन सामानों की पैरिटी तैयार कर लेंगे, उस दिन चाइना, हमारा ये अपना सोचना है कि भारत कहीं आगे निकल जाएगा चाइना से। इस देश में 60 करोड़ युवा हो, उस देश को तो